नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता दें, आज हम आपको एक ऐसी जानी मानी हस्ती से मिलाने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा कि किस परिवार से संबंध रखते हैं और उस परिवार का देश की सुरक्षा, देश के मान सम्मान में कितना बड़ा योगदान रहा है। आपको बता देते हैं, आज हमारी जो खास मुलाकात, खास भेंट जो होने जा रही है, वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारी खास मुलाकात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व को चेयरमैन, वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राठौर जी से हम बात करने जा रहे हैं। आज उनसे जानेंगे कि पूरे जीवन के अंदर, आपको बता दें कि पूरा जीवन, एक उनका जीवन, पूरा का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। और परिवार की जब बात करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि इस परिवार का देश के विकास में, देश की सुरक्षा में, देश के इतिहास में कितना बड़ा योगदान है। और ये योगदान लगातार चल रहा है। दोस्तों, सीधी बात करना चाहेंगे भूपेंद्र सिंह राठौर जी से। राठौर साहब, आपका चाय की चुस्की बात करेंगे, उसके में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुगीजा जी। आप आए हैं हमारे पास। और आपके दर्शकों को भी मेरी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप तुरंत हमारे साथ जुड़ जाएं और सबसे पहले खबर को शेयर कर दें और उसके बाद साथ के साथ ग्रुप शेयर कर दें, क्योंकि जो ये मौका आज आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं, कहीं आप इससे चूक ना जाएं। सीधी बात राठौर साहब से कर रहे हैं। राठौर साहब, सबसे पहले मेरा प्रश्न है आपसे, जानकारी है, लोग जानना चाहते हैं कि भूपिंदर सिंह राठौर ऐसी कौन सी हस्ती है, ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसने कानून की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। आपके परिवार ने देश की रक्षा में, सुरक्षा में पूरा योगदान दिया है। आपका एक जो परिचय है, मेजर परिचय, वो जानना चाहते हैं। सुखीजा जी, मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ, पर एक मामूली इंसान हूँ। जहाँ तक मेरा आपने परिचय का सवाल उठाया, जी। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्राइमरी एजुकेशन करनाल से हुई। जी। मेरे फादर जो थे वो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, करनाल में भी रहे हुए हैं, वो पोस्टेड ही रहे थे यहाँ पर। जी। और उनकी पोस्टिंग की वजह से ही हमारा यहाँ पर करनाल में हमारा परिवार सेटल हुआ। पहले बेसिकली हम बिलोंग करते हैं पंजाब से। चंडीगढ़ के पास हमारा नेटिव विलेज है, छोटा सा गांव है। पर मेरे फादर को एजुकेशन की तरफ शुरू से झुकाव था, तो उन्होंने, आप हैरान होंगे कि जिस वक्त गांव में इतनी पढ़ाई नहीं थी, तो मेरे फादर ने उस वक्त एमएससी इंग्लैंड से की थी, जी। एग्रीकल्चर में। जी। और बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर रहे हैं, और करनाल में उन्होंने काफ़ी सेवा की है। बहुत से लोग जब पार्टीशन के बाद यहाँ पर सेटल हुए, तब भी उनकी कंट्रीब्यूशन मेरे फादर की उनकी तरफ बहुत ज़्यादा थी, और उनको सेटल करने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। और बहुत से लोग अभी भी, कुछ लोग हैं जो उनके टाइम के मुझे दिखते हैं शहर के अंदर, और आज भी मेरे फादर को याद करते हैं। जी। मेरी पढ़ाई यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट हुई, नॉर्मल स्कूल से स्टार्ट हुई। पुरानी बातें हैं, बड़ा अच्छा टाइम था। उसके बाद हमने मैंने फिर ग्रेजुएशन की चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, बीएससी मेडिकल से। पर मेरा रुझान कुछ लॉ की तरफ था, जी। तो बीएससी के बाद मैंने लॉ ज्वाइन किया। और 72 के अंदर मैंने अपनी प्रैक्टिस करनाल से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट की थी। जी। तब से मैं वकालत में हूँ। अब
देख लीजिए तकरीबन 50 साल के करीब होने वाले। राठौर साहब, बड़े उम्दा अधिवक्ताओं में आपका नाम आता है। आपने बड़े चुनाव भी लड़े हैं बार काउंसिल के, चाहे वो पंजाब हरियाणा हो या ऑल इंडिया बार काउंसिल हो। तो किस तरह से आपका जो वकीलों के हितों को लेकर चुनाव में आना, राजनीति के अंदर आना, ये कैसे मन बना आपका? देखिए इसके पीछे मेरे ब्रदर थे जो जज ऑफ द हाई कोर्ट रहे, उनका रोल ज़्यादा था, क्योंकि वो मेरे गुरु भी थे और बड़े भाई भी थे। वो प्रोफेशन में थे लॉ के अंदर ही, क्योंकि मेरे फादर को 3 प्रोफेशन बहुत अच्छे लगते थे लाइफ के अंदर। पहला तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे आर्मी में जाएं, और अगर आर्मी में नहीं जाते तो वो चाहते थे कि भी लीगल प्रोफेशन अडॉप्ट करें। और थर्डली वो चाहते थे कि अगर कुछ भी नहीं करना तो एग्रीकल्चर करें, जो कि एक ईमानदारी का पेशा है। इसलिए उनका रुझान था कि भी बच्चों को या तो आर्मी में भेजें या प्रोफेशन में, इस लीगल प्रोफेशन में भेजें। तो मेरा इस प्रोफेशन में आने के पश्चात, मेरे से पहले 65-66 में मेरे ब्रदर जो थे वो करनाल में प्रैक्टिस करने लगे। 72 में मैं जब यहाँ पर आया, प्रैक्टिस शुरू की मैंने, तो मेरे ब्रदर हाई कोर्ट शिफ्ट कर गए थे 72 में। उनका नाम था जस्टिस SS राठौर, और बहुत अच्छे वकीलों में से थे। करनाल में उन्होंने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की और मुझे उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। तो प्रोफेशन में जाने के बाद उनका रुझान कुछ बार कौंसिल के अंदर लॉयर्स फ्रेटर्निटी के लिए कुछ करने के लिए उनका रुझान था। तो उससे उन्होंने भी 2 इलेक्शन लड़े थे बार कौंसिल के, और वो मेंबर बने थे पंजाब हरियाणा बार कौंसिल के। तो 89 90 के अंदर, 91 के अंदर वो हाई कोर्ट के जज बने। तब भी उन्होंने बार कौंसिल के मेंबर थे उस वक्त। जब वो जज बन गए तो उसके बाद वो मुझे कहते थे भी आपने भी बार कौंसिल की तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हम लीगल फ्रेटर्निटी का कुछ भला कर सकते हैं, और लॉ के बारे में कोई रिफॉर्म करना है, लीगल सिस्टम में रिफॉर्म करना है। तो इसलिए मेरा रुझान बार कौंसिल की तरफ गया। शुरू में मैं 89, 90 और 91 तक 3 या 4 साल तक मैं प्रेसिडेंट बार रहा। और मुझे प्रेसिडेंट बनाने में हमारे यहाँ के जो आइडल जिनको मैं मानता हूँ, हमारे मिस्टर VP साहनी एडवोकेट थे, बहुत आला और बहुत ही नेक इंसान थे और बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर थे सिविल के। उन्होंने मुझे बार को इसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़वाया। तो मैं लगातार 3-4 साल तक प्रेसिडेंट रहा बार का। उसके बाद ब्रदर के कहने पर मैंने बार कौंसिल की तरफ रुझान किया था। तो उन ब्रदर मेरे हाई कोर्ट के जज बने, पर अनफॉर्चुनेटली 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। तो कुछ प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, इसलिए। तो मैंने उनकी जो उन्होंने परंपरा चलाई थी बार कौंसिल के अंदर, उसको फॉलो करते हुए, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, उनको अपना आइडियल मानते हुए मैंने फिर बार कौंसिल की तरफ रुझान किया। और लगातार मैं 5 दफ़ा बार कौंसिल का मेंबर बना हूँ। मेरी करनाल बार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके पश्चात मैं 96 के अंदर जब मैं पहली दफ़ा बार कौंसिल का मेंबर बना, तो मुझे बार कौंसिल की तरफ से बार कौंसिल ऑफ इंडिया में भेजा गया। तो मैं वहाँ पे 6-7 साल बार कौंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर रहा। तो उस वहाँ पर मैं एज ए को चेयरमैन बार कौंसिल ऑफ इंडिया भी रहा। तो इस तरीके से मेरा ये सफ़र लीगल प्रोफेशन की तरफ रहा। मेरा दोनों मेरे सोच थी कि मैं कंट्री के लीगल सिस्टम में भी अपनी कंट्रीब्यूशन करूं, और दूसरा मैं इस प्रोफेशन के अंदर भी पूरे दिल से और पूरी मेहनत से इस प्रोफेशन के अंदर काम करूं। तो इस तरीके से मैंने अपना जुडिशल सिस्टम, लीगल सिस्टम के अंदर और लीगल प्रोफेशन के अंदर अपनी
मैंने पहचान बनाई। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह राठौर का जीवन जो है आप सुन रहे हैं उन्हीं की जुबानी। राठौर साहब, एक बात जो सबसे बड़ी बात है कि आपका जीवन संघर्ष बहुत रहा है, तो आपने संघर्ष करने में भी कमी नहीं छोड़ी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा लीगल जो प्रोफेशन है, इसमें अगर किसी ने कामयाब होना है तो इसमें संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी, संघर्ष और डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज क्लाइंट, और जब तक ये नहीं होगी तो एक अच्छा लॉयर नहीं कोई बन सकता। इसलिए ईमानदारी और लोगों की तरफ अपना उसके भलाई का सोचना, गरीब लोगों का सोचना, और अपनी कोर्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करना ही लॉयर को एक अच्छा लॉयर बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकते। राठौर साहब, बात आती है कि आज के टाइम के अंदर बहुत बच्चे इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, अनगिनत बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी कॉलेज भी बहुत खुले हैं। तो जो ये बच्चे आ रहे हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कौन सा इनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे ताकि ये बच्चों का जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं उनका जीवन सफल हो सके? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो लीगल प्रोफेशन है, मेरी नज़रों में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस है। मैं इसको सबसे अच्छा प्रोफेशन मानता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर ईमानदारी से और मेहनत से काम किया जाए तो आदमी हर तरीके से ऊंचाइयाँ हासिल कर सकता है। इसके अलावा वो सामाजिक सेवा भी कर सकता है। ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है जिससे हम किसी से बाउंड नहीं है, और समाज से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, हम गरीब अमीर से जुड़े होते हैं, और अपने कंट्री की कई पॉलिटिकल एंड लीगल प्रॉब्लम्स के साथ हम डायरेक्टली इन टच रहते हैं। तो इसलिए हम इस प्रोफेशन में रहते हुए अपने कंट्री का भी भला सोच सकते हैं, अपने समाज का भी भला सोच सकते हैं, गरीब हमारे समाज के अंदर जो गरीब है उनका भी भला सोच सकते हैं। तो मैं अपने जो लीगल सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जो आप ये बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर्स अब इस तरफ आ रहे हैं, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो कंट्री के अंदर जूझ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे इस प्रोफेशन की तरफ लोगों का रुझान वो हुआ है। वो लोग बाग ये समझते हैं कि चलो लॉ करके इंडिपेंडेंटली अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं वो तो काम हो जाए शुरू। तो परंतु जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस हुआ लाइफ के अंदर, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक मैं गया, तो उसमें मुझे काफ़ी ये लीगल सिस्टम को स्टडी करने का मौका मिला। सारे कंट्री के अंदर गया, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी लीगल सिस्टम को हमने स्टडी किया। हमारा लीगल सिस्टम शुरू में मैं समझता हूँ इट वाज वन ऑफ द बेस्ट लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि हमने फॉरेन से ही, इंग्लैंड से ही लॉ का जो हमारी तरफ जो सिस्टम आया था तो ब्रिटिश का ही, पर हमारे कंट्री के अंदर लीगल सिस्टम जो था बड़ा मैं समझता हूँ बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही अच्छा था। पर आस्ते 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 मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ कमी आई है। राठौर साहब और जी, आप बात बोलिए। जहाँ तक लीगल कॉलेजेस का और ये सिस्टम का सवाल है, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, उनका लीगल सिस्टम की तरफ इतना इसको इम्प्रूव करना या इसके अंदर एक स्टेबिलिटी लाना, इसकी तरफ ध्यान नहीं है लॉयर्स की, उसकी तरफ। और जो हमारे कंट्री में जिस वक्त मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में था, आई हैड द चांस ऑफ विजिटिंग ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। और उस वक्त जब 96 के अंदर देर वर अबाउट 600 लॉ कॉलेजेस इन आवर कंट्री, उसमें से 10-20% अच्छे कॉलेज थे,
80% तो बहुत ही पुअर क्वालिटी के कॉलेजेस थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं थे इतने। पर हमने कोशिश की कि उन कॉलेजेस को बंद करें, क्योंकि उनमें कोई पढ़ाई नहीं थी पर डिग्रियां दी जाती थी। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे लीगल प्रोफेशन के अंदर जो पुराने वक्तों में हमारे अच्छे से अच्छे वकील थे, उनका लेवल कुछ डाउन हो गया, क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम जो था ख़राब हो गया, काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। जबकि हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने भी, पहली गवर्नमेंट ने भी इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ अच्छे लॉ कॉलेजेस खोले हैं, जैसे नेशनल लॉ स्कूल वगैरह हर स्टेट के अंदर खोले हैं। पर वो इतने सफिशेंट नहीं है जितने होने चाहिए। हम तकरीबन 700-800 स्टूडेंट्स जो है नेशनल लॉ स्कूल से, कॉलेज से खोलते हैं। इसके अलावा और कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के हैं, तो उनसे हमारी जो एक अच्छा स्टफ जो है, जो कि लीगल सिस्टम को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। क्योंकि 80% लॉ कॉलेजेस तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, जिसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी का ध्यान नहीं है। राठौर साहब, मेरा सवाल है आपसे कि काफ़ी वकील इस प्रोफेशन में आ गए हैं और अधिकतर अगर देखा जाए तो अधिकतर वकीलों के पास काम नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी को झेल रहे हैं। कोविड की बहुत बड़ी मार पड़ी है तो वकीलों पे पड़ी है। आपको क्या लगता है वकीलों का स्तर कैसे ऊंचा किया जा सकता था? देखिए, इसमें तो मैं नहीं समझता कि ये कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम है ये। हम खुद ही अपने आप इस प्रोफेशन में, इसमें कई फैक्टर्स हैं। क्योंकि एक तो लॉ, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत लोग, ज़्यादातर लोग लॉ की तरफ आते हैं और आके बैठ जाते हैं। और जैसे अब करनाल डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए आप, जब ये पुराना डिस्ट्रिक्ट था 80-89 के अंदर, व्हेन ये डिस्ट्रिक्ट करनाल जो था, इट वाज अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी काम था, काफ़ी लोग लॉयर्स यहाँ पे एकोमोडेट हो रहे थे। पर आस्ते आस्ते विद पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रिक्ट करनाल जो है, इसके अंदर से कई डिस्ट्रिक्ट बना दिए। सब डिवीज़न जो कैथल था हमारा, उसमें भी सेशन डिवीज़न बना दिया। इसमें से कुछ एरिया काट के कैथल में लगा दिया, कुछ एरिया काट के कुरुक्षेत्र में लगा दिया, कुछ एरिया रादौर तक का एरिया जमुनानगर में लगा दिया, इधर से पानीपत में लगा दिया। तो इस तरीके से करनाल डिस्ट्रिक्ट जो था, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, जो एक तहसील, पुरानी तहसील थी, उसके इक्विवेलेंट हो गया। तो लिटिगेशन के हिसाब से काम बहुत कम हो गया, और लॉयर के हिसाब से लॉयर की स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए लॉयर्स का जो जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, और कोविड के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट की। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भी गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और कोई ना कोई लॉयर्स के लिए अलग से, इनकी सिक्योरिटी के लिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अलग से एक फंड्स क्रिएट करने चाहिए, ताकि लोगों में जो यंग लॉयर प्रोफेशन में आ रहे हैं, वो इसके अंदर से इसको अच्छी तरह से इसको इम्प्रूव कर सके, और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहेगी तो अच्छी तरह से काम करेंगे। अदरवाइज तो फिर आप समझते हैं भी इस काम को छोड़ के कहीं और जाएंगे वो। राठौर साहब, बहुत बड़ी बात है कि लॉयर्स को आर्थिक पैकेज देना चाहिए, और बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने भी कुछ पीछे 5-5 हज़ार रुपये दिए थे, और काफ़ी को मिले, काफ़ी को नहीं मिले। एक इशू क्रिएट हुआ। हम इस बात पे ना जाके हम जानना चाहते हैं इस बात पे कि जो बच्चे अब इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, उनका आप मार्गदर्शन किस तरह से कर सकते हैं, कौन से फील्ड में जाएं? क्योंकि एक लॉ करने के बाद बहुत सारे फील्ड्स खुल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से फील्ड में किस तरह के बच्चे जा सकते हैं? देखिए, फील्ड्स तो बहुत हैं। आजकल कारपोरेट का ज़माना है, कारपोरेट की तरफ लड़कों का, अच्छे लड़कों का रुझान भी है। पर एक अनफॉर्चुनेट है सुखीजा जी, सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में हो रही है, हालांकि तक कि बहुत अच्छे अच्छे लड़के अच्छे से कॉलेज से भी आ रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, पर जब उनको प्रोफेशनल वर्क नहीं मिलता ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ कि जो हमारे अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हमने खोली हैं,
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सबसे पहले बेंगलोर में नेशनल लॉ स्कूल खोला था, जिसमें हम ट्रस्टी थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। उसमें से हार्डली हर साल हम एक सेक्शन देते हैं 80 बच्चों का, तो 5 साल में 400 बच्चे निकलते हैं वहाँ से। इसी तरीके से फिर आस्ते आस्ते हर स्टेट के अंदर बच्चे बढ़े हैं, 700-800 बच्चे हर साल निकलते हैं। तो इतने बड़े कंट्री के अंदर अगर हमारे 20-25 नेशनल लॉ स्कूल 20 के करीब बन चुके हैं, उसमें से 7-8 हज़ार बच्चे भी निकल भी गए, तो इतने बड़े कंट्री में वो इतनी जरूरत पूरी नहीं होती और कैटर नहीं कर सकते हम। और वो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है हमारे कंट्री में, तब ये लड़के जो है ना बाहर भागते हैं। जब मैं इंग्लैंड गया था एक यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में होते हुए, तो वहाँ पे मैंने इंडियन स्टूडेंट्स को और लॉयर्स को देखा कि मेरे अच्छे अच्छे नेशनल लॉ स्कूल के बच्चे वो वहाँ पे ज़्यादा स्कोप देख रहे हैं। तो हमारा ब्रेन ड्रेनेज हो रहा है, जो हमारा जो अच्छे जो हम स्टफ़ पैदा कर रहे हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई उनको स्कोप नज़र नहीं आ रहा बच्चों को, तो उधर भागते हैं बाहर की तरफ। तो मेहनत करने वालों के लिए तो चलो थोड़ा बहुत अच्छे जो अच्छे स्कूल बच्चे हैं वो तो यहाँ पे भी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, कोई लीगल फर्म्स बना रहे हैं, और अब कई पैनल्स हैं उसके अंदर भी काम कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वर्क है। पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो बच्चे कामयाब होना चाहते हैं तो एक अच्छे कॉलेज से अच्छे स्कूलों से एजुकेशन लें और दिन रात मेहनत करें, और इस प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो दिन रात मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें। राठौर साहब, जिस तरह से बच्चे आगे बढ़ेंगे आपका मार्गदर्शन में, आप जिस तरह से मार्गदर्शन दे रहे हैं, मेरा एक सवाल हो रहा है, इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है कि आपके मार्गदर्शन में आपसे शिक्षा ग्रहण करके, आपके सानिध्य में रह के काफ़ी वकील जज बनने में कामयाब हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मैंने उन बच्चों में देखा था कि वो खुद ही इस प्रोफेशन से हटके वो उस कैरियर को चूज़ करना चाहते हैं जुडिशरी के अंदर। और उन बच्चों में शुरू से ही जज बनने की इच्छा थी, और वो प्रोफेशनली बड़ा अच्छा कर रहे थे, और वो अपनी मेरिट के ऊपर ही वो लोग मेहनत से जुडिशरी के अंदर गए हैं। ये भी एक अच्छी लाइन है। अगर एक अच्छे लॉयर जो हैं और अच्छा काम करके अगर अच्छे जज बनते हैं, वो एक हमारे देश के लिए, और अच्छे जजेस का जब जुडिशरी में आएंगे बच्चे, तो इस सिस्टम को और इम्प्रूव करेंगे। चलिए दोस्तों, ये था एक वकालत का चैप्टर, जिसके लिए बहुत ज़रूरी था इस जानकारी को हासिल करना। मेरा अगला सवाल है, राठौर साहब, आपके परिवार का देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में आपके परिवार से ही एक शहीद हुए हैं, विक्रम सिंह राठौर। हम बात करें भारत चाइना युद्ध के दौरान उनका शहीदी उनकी हुई है, तो आपके परिवार का इतना बड़ा योगदान है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सबसे बड़ा योगदान तो हमारे फादर का था। उनकी सेक्रीफाइस और उनका सोच जो थी, और कंट्री की तरफ उनका की सुरक्षा, या आप ये कह सकते हो नेशन की सेवा करने की भावना जो थी, वो उन्होंने शुरू से ही बच्चों के अंदर ये कहा और उनको समझाया कि देश सेवा ही एक सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए आपको आर्मी में जाना जरूर चाहिए। तो उनके मार्गदर्शन की वजह से ही मेरे सबसे बड़े ब्रदर थे, वो पहले आर्मी में गए। फिर नंबर 2 पे मेरे ब्रदर ने, जब ये मैट्रिक के बाद ही उन्होंने, फादर ने उनको कहा भी एनडीए में जाइए, तो ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टूडेंट। नंबर 2 लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह, जिनका नाम आप ले रहे हैं, तो वो एनडीए में सिलेक्ट हुए, और उसके बाद उन्होंने कमीशन लिया आर्मी के अंदर 59 के अंदर। और उसके बाद वो आर्मी में गए,
और अनफॉर्चुनेटली 62 के वार में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फाइट की। बड़ी लंबी स्टोरी है उनकी लड़ाई की। और 16 नवंबर की जो लड़ाई थी, 16 नवंबर को वो शहीद हो गए। और उसके पश्चात मेरे फादर को थोड़ा महसूस काफ़ी हुआ कि एक फैमिली में से यंग लड़का, ही वॉज हार्डली 24 एट दैट टाइम, तो मेरे फादर ने मायूस से हो गए थे, कुछ काफ़ी परेशान रहते थे। तो उन्होंने फिर सभी हम 5 भाई थे, सभी को बुला लिया कि कहने लगे भी देखो मेरी दिल की इच्छा है कि आप लोग आर्मी के अंदर सभी चले जाओ, और जो विक्रम सिंह जी जो मेरे ब्रदर थे, उनका जो अधूरा काम रह गया मुल्क की सेवा के लिए, जो वो नहीं कर सके, वो पूरा करके आओ। तो ये एक बड़ी भारी एक उन्हें चुनौती दी उन्होंने, और कहा कि मैं जब तक आप ये मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो उसके पश्चात फिर मेरे ब्रदर जो हाई कोर्ट जज बने थे वो भी सिलेक्ट हो गए थे, पर मेडिकली अनफिट हो गए। तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन थी उन दिनों, आफ्टर दी वार ऑफ 1962। तो फिर दूसरे नंबर पे मेरे ब्रदर थे NS राठौर। वो भी एकदम से गए तो वहाँ पर आर्मी में सिलेक्ट हो गए वो। तो वो सिलेक्शन के बाद वो भी आर्मी के अंदर गए। फिर फादर ने ये कंडीशन रखी कि जिस बटालियन में मेरे ब्रदर थे उसी बटालियन में जाना है, कि उनका काम जब पूरा होगा, जब मेरा दूसरा लड़का एक लड़का वहाँ पे जा कर के उसी बटालियन में वो विक्रम सिंह की जगह पे काम करेंगे। तो उसमें फिर हमारे कुछ रिश्तेदार थे जनरल वगैरह, उनसे कह के पहले तो उनको बिहार रेजिमेंट मिल गई, परंतु फिर बाद में फादर की जिद की वजह से उनको चेंज करा करके 6 कमाऊनीज के अंदर फिर ही भिजवाया था उनको। वो वहाँ पर जा कर के उन्होंने काफ़ी 2 लड़ाई लड़ी, और उसके बाद वो BSF में चले गए। BSF में ही रिटायर्ड एज IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसी तरीके से फिर आगे उनके लड़के, दोनों लड़के, उनको भी ब्रदर ने फिर, एक ब्रिगेडियर है आजकल उपमन्यु सिंह, और अभिमन्यु जो है वो कर्नल हैं, और वो भी अभी देश की सेवा कर रहे हैं। एक तो लद्दाख में थे अभी रिसेंटली ये, और दूसरा भी पंजाब में पोस्टेड थे। तो अभी भी लगे हुए हैं हम। आगे भी चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में जाए और देश की सेवा करे। राठौर साहब, देश की सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों, जो मैं आपको अब बात बताने जा रहा हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राठौर साहब, विक्रम जी का पार्थिव शरीर नहीं हमें मिला। ये बहुत बड़ी विडंबना रही, क्या रहा, ये जो एक कमी है, ये कमी कैसे पूरी होगी? देखिए, ऐसे है कि 1962 के वार का जो हालात थे, अगर मैं ये कहानी सुनाने लग जाऊँ तो मेरे ख्याल घंटे लग जाएंगे। आप हैरान होंगे कि जो हमारे पास जो डाटा अब कलेक्ट हुआ है, उस वक़्त सिर्फ मेरे ब्रदर को नीचे जिस जगह पर ये वालोंग के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे, तो चाइनीज़ जो थे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे थे। आप हैरान होंगे कि ये सबसे पहले अटैक मेरे ब्रदर ने वहाँ पे चाइना पे किया था, जबकि हम उस वक़्त इतनी प्रॉपर वे से हम सक्षम नहीं थे। आर्म्स हमारे इतने, एम्यूनिशन इतने अच्छा नहीं था, पर फिर भी उन्होंने इस दिलेरी से लड़ा था कि चाइनीज़ के ऊपर सबसे पहला अटैक मेरे ब्रदर ने किया था, और उनको पछाड़ने में उनका सबसे बड़ा रोल था। इसके बारे में हमारे पास अब लिटरेचर है काफ़ी, उस वक़्त के ऑफिसर्स ने जो लिखा हुए लेटर वो इकट्ठे किए हमने। तो उस वक़्त फर्स्ट अटैक उन्होंने किया था, और जो हमारे पास लेटर ब्रदर वहाँ से भेजते थे, उन लेटर से भी क्लियर नज़र आता था
कि जब उन्होंने लिखना फादर को कि आप चिंता मत करना, मैं यहाँ लड़ रहा हूँ और चाइनीज़ को आप मरते दम तक इनको मैं ख़त्म करके जाऊँगा। ये उनके लेटर लिखे हुए हैं। अभी टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं तो मैं आपको लेटर सारे दिखाता आपको। और उस वक़्त उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उस वक़्त चाइनीज़ भी उनको लॉयन के नाम से खिताब देते थे, भी लॉयन इस साइड पे है, लायन उस साइड पे है। एक दफ़ा तो उनकी जब उन्होंने पहला अटैक किया था, चाइनीज़ ने 10 दिन या 15 दिन तक अपना वार जो था स्टॉप कर दिया था कि भी ये इस साइड से लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्यों विक्रम सिंह वहाँ पे पोस्टेड है। तो इस तरीके से उन्होंने, और जब सेकंड टाइम अटैक हुआ ब्रदर के ऊपर, तब उन्होंने ये नीचे पूरा ब्रिगेड था इनका, वो उसकी जब ब्रिगेड को मूव करना था इन्होंने कि भी हमारे पास एम्यूनिशन नहीं है, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ब्रदर ने कहा था कि मैं आई विल स्टॉप द चाइनीज़, और उनको टास्क दिया था आधे घंटे का। पर आधे घंटे की जगह, क्योंकि ब्रिगेड को मूव करना था उन्होंने, तो ब्रिगेड मूव कर गया, पर इनके पास सिर्फ 55 और 60 सोल्जर्स के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसमें से 5 या 6 बच्चे थे और ब्रदर थे। तो वो 3 तरफ से अटैक हुआ पहाड़ी पे से। तो ब्रदर ने कहा कि मैं इसको, हालांकि कि ऑर्डर था उनको कि तुम रिट्रीट कर जाओ, पर वो कहते नहीं, ये ट्रेडिशन मेरी नहीं है। मेरे साथी जब कॉमरेड मेरे साथ चले गए हैं, शहीद हो गए हैं, मैं इनकी लाशों को ऐसे छोड़ के वापस नहीं जाऊंगा। तो आमने सामने उन्होंने फेस हैंड टू हैंड फाइट किया, एंड अल्टीमेटली बस्ट उनको लगा और उनकी डेथ हो गई। जो आपने सवाल किया कि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, वो बात ठीक है कि 16 नवंबर में फ़ौरन उसके बाद वहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिर गई थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, और उसके बाद कोई भी आर्मी ऐसी नहीं थी, हमारे आर्मी ऑफिसर्स या ये सेना, कि वहाँ पे उस पहाड़ी पे जा कर के सारी, उसको कई महीने तक बर्फ़ पड़ी रही वहाँ पे। तो इसलिए डेड बॉडी का तो मतलब नहीं था। हमारे पास जो मैसेज आया था वो सिर्फ किल्ड बिलीव टू बी मिसिंग, बिलीव टू बी किल्ड, मिसिंग बिलीव टू बी किल्ड की टेलीफोन थी। तो ये एक तरह का मैसेज था कि भी हो सकता मिसिंग भी हो सकता डेथ डेथ भी होगी हो। तो बहुत दिन के बाद ये लोग वहाँ गए। मैं समझता हूँ कि एक फॉर्मेलिटी सी उन्होंने की कि भी एशिज भेज दी, एशिज भेज दी, और एक्चुअली एशिज थी नहीं, वो एशिज भेज दी कि भी हाँ जी उनकी तो डेथ हो गई है। तो बिकॉज इट वाज कंफर्म दैट कि भी उनकी डेथ हुई है, सारी वहाँ पे जितने भी ऑफिस जवान गए थे इनके साथ, तो उन्होंने भेज दिया मैसेज। तो डेड बॉडी हमें नहीं आज तक कभी रिसीव हुई। परंतु उसके बाद अब मेरे ब्रदर वगैरह, मेरे ये भतीजे जो ब्रिगेडियर वगैरह, उनको जाने का मौका मिला, तो उन्होंने वहाँ पे जो एविडेंस कलेक्ट किया, देखा, पूछा, तो उससे ऐसा लगता है कि भी जवानों की अभी भी बंकर्स एज इट इज़ पड़े थे, 40-50 साल हो गए थे, बंकर्स के अंदर अभी भी उनकी कई चीज़ें, उनकी यादगारें ऐसे एज इट इज़ मिली हैं उनको। तो डेड बॉडी तो नहीं मिल सकी, पर हाँ ये है कि जो रिकॉग्निशन, जो सेक्रीफाइस, जो इतनी सुप्रीम सेक्रीफाइस थी उनकी, उसकी इस कंट्री में रिकॉग्निशन नहीं हुई। इसका मुझे बड़ा अफसोस है। और अब अपने मुंह से तो नहीं कहा जा सकता, परंतु ये है कि कोई इससे कि हमें ये नहीं था कि भी हमें इस चीज़ का गर्व है कि भी हमारे भाई ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इस चीज़ का हमें गर्व है। पर दुख इस चीज़ का है कि जो रिकॉग्निशन उस शेर को मिलनी चाहिए थी वो नहीं कंट्री ने दी। तो इस चीज़ का दुख भी है। उस समय वो सम्मान दिया था, कौन सा वो चक्र, परम वीर चक्र था या कौन सा? परमवीर चक्र के नाम लिए रिकमेंड हुआ था उनका जी नाम। जी और एक जनरल थे बहादुर सिंह, ही वॉज नोन टू अस, टू आवर फैमिली आल्सो, उन्होंने भी रिकमेंड किया था। बट सम हाउ और द अदर आई वुड से दैट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, उसको मैं नहीं कह सकता, ना मैं कमेंट करना चाहता अब इस स्टेज के ऊपर, जी क्योंकि
क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज कंसर्न, जी तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात कहूँ मैं अपने मुंह से। जी पर बट देयर वाज सम लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि भी उन्होंने उनको इग्नोर किया। और यहाँ पे करनाल में उनके लिए एक सड़क का नाम रख दिया। अब इनको आर्मी की ट्रेडिशंस का तो पता नहीं, जी विक्रम मार लिख दिया, जी पर इनको ये नहीं पता कि भी उनको या तो लेफ्टिनेंट विक्रम मार लिखते। ये ऐसा लगता है जैसे कोई सिविलियन का छोटा सा पत्थर लगाया हुआ है, कोई सिविलियन के नाम से होगा। ये रिकॉग्निशन नहीं होती जैसे कि एक अच्छे शहीद के नाम से कुछ स्मारक हो। चलो, नहीं किया इन्होंने। इतना तो मुझे याद है, मैं जब बचपन 8वीं में 7वीं 8वीं क्लास में था उस वक्त, कि प्रताप सिंह कैरों पर साहब थे चीफ मिनिस्टर पंजाब जी ज्वाइंट के। तो ही हैड कम ओवर हेयर, तो उन्होंने एक ये शहीद विक्रम सिंह पार्क बनाया, ऐसा जो कर्ण पार्क है ना, ये जी जी इनिशियली इसका नाम कर्ण पार्क की जगह शहीद विक्रम सिंह पार्क वो डिक्लेयर करके गए थे। पर अनफॉर्चुनेटली इट इज़ आवर लक इन आवर कंट्री, यू नो, at least I would say that uh, the politicians of our country have no regard and respect for the uh, you know शहीद जो हुए हैं हमारे, मार्टर्स हुए हैं, इनके लिए इतना ज़्यादा रिगार्ड नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं, बाकी इनको इतना वो नहीं है, इनकी रिकॉग्निशंस ऐसा नहीं कर सकते। ये उसका नाम भी इन्होंने कर्ण पार्क रख दिया, ब्रदर के नाम का पार्क। जी तो इन्होंने क्या स्मारक करना है। हाँ, ये है कि आर्मी के कुछ थोड़े बहुत मेडल सैडल तो जो देते हैं वो जी मामूली मिलता ही है, काम पत्र वगैरह मिलते ताम हैं। पत्र वगैरह वो मिलते हैं। बाकी जो उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस थी, जो आज रिकॉग्नाइज करते हैं लोग, ऑफिसर्स बैठे हुए जो उस वक्त के ऑफिसर थे अब मिलते हैं, तो उनको दुख आता है। वो खुद कहते हैं कि उनके साथ बहुत जाती हुई। बिल्कुल। पर राठौर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा, दोस्तों, देश के लिए बलिदान देने वालों के लिए थोड़ा सा इस बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। विक्रम मार्क नाम रखना, पता नहीं उस समय के जो अधिकारी थे, जो लोग पॉलिटिशियंस थे, जिस तरह से उन्होंने एक गेम खेला, मैं कहूंगा गेम खेला, कि लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर के नाम से उस सड़क का नामकरण होना चाहिए था। यह संशोधन आज भी हो सकता है दोस्तों। आज की सरकार सैनिकों का सम्मान करने में बड़े आगे है, और हम मांग करते हैं, अब तक टाइम्स की तरफ से मैं मांग करता हूं, विकास सुखीजा मांग करता हूं, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, हरियाणा का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं मांग करता हूं कि सरकार तुरंत प्रभाव से जिला प्रशासन को आदेश जारी करे। सबसे पहले जो विक्रम मार्ग है उसका नामकरण पूरा किया जाए, लेफ्टिनेंट शहीद लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर मार्ग। दोस्तों, ये मांग उठनी चाहिए, पूरे करनाल के लोगों को उठानी चाहिए, और जितने भी लोग इस खबर को देखेंगे उनको कमेंट्स बॉक्स में जाकर इस मांग को उठाना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो भी आपको ध्यान रखना, कि करण पार्क का नाम नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए, पुराने दस्तावेजों को खंगालना चाहिए कि किस व्यक्ति ने लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह राठौर के नाम से बनाए गए पार्क का नाम बदला। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राठौर साहब, मैं ये मांग करता हूं, आप मेरी मांग से कितना सहमत हैं? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ठीक है, करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के अंदर कुछ थोड़ी बहुत इन शहीदों के बारे में थोड़ी सी चिंता हो तो शायद वो कुछ कर सकते हैं। परंतु मैं नहीं सोचता कि आजकल की राजनीति है वो इस लेवल की सोच रखते हैं। अब आप करनाल में देख लीजिए, हमारे शहीद कोई सिर्फ मेरे ब्रदर ही नहीं हुए, काफी हो। अब काफ़ी हुए हैं। आप ये देख लीजिए, सतिंदर पार्क लिखा हुआ है। जी हाँ। ये क्या पार्क है ये? हम्म। एक उसको 10 बार तोड़ दिया। 10 दफा तोड़ दिया, छोटा सा पार्क है। एक परिवार के एक एक फादर के 2 बच्चे शहीद हुए हैं। जी
उनको ये जगह दे दी इन्होंने, छोटा सा। मैं जब निकलता हूँ मुझे खुद दुख आता है कि यार ये क्या है, दो तमाशा सा दो बना दिया है। तमाशा बना दिया, शहीदों की बेइज्जती करना है, ये क्या है, कोई रिकॉग्निशन है, ये कोई, ये कौन? इस तरीके से आप देख लीजिए अब इस सरकार का जो रवैया है, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं आम जनरल हाँ बात कर हाँ, रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है ये। ये धिंगड़ा पार्क है, शहीद श्री मदन लाल ढींगरा मदन पार्क। लाल धिंगड़ा पार्क था। इनकी इनकी वो जो बुत लगा हुआ था यहाँ पे, वो मूर्ति जो स्टैचू, लगी हुई थी, स्टैचू। स्टैचू लगा हुआ जी। था, उसको उखाड़ करके वहां ले गए। अरे भैया दूसरा लगा दो तुम, ये तुम्हारी इज्जत है? अरे छोटी सी जगह बनाई हुई है धिंगड़ा सा, मदन लाल धिंगड़ा जी का। अगर तुम उनकी सेक्रीफाइस देखो, इस कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन देखो, तो इट वॉज एक्सट्रीम। और इससे ज़्यादा और क्या कर सकते थे वो? यंग एज के अंदर उन्होंने अपने सब को न्यौछावर कर दिया देश के लिए, उसके लिए इतनी जगह सी मिल रही है इनको, समझे कि नहीं? तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि लोगों, इस गवर्नमेंट के दिमाग में कोई शहीदों की तरफ कोई ख़ास वो है, कोई सिम्पति है, या उनकी तरफ कोई, ये नहीं है। मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, ये अगर हो तो मान सम्मान की बात हो तो इन लोगों को पहले दर्जा मिलना चाहिए। ये छोटे मोटे आदमी जिन्होंने कंट्री में कुछ भी नहीं किया है जी, उनके लिए सब कुछ कर देंगे, और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। और राठौर साहब, श्री मदन लाल ढींगड़ा के लिए करनाल का जो नया बस अड्डा बना है उसका नाम उन्हीं के नाम से रखा गया है, और यहाँ की प्रतिमा को हटाकर यहाँ से वहाँ लगाया गया है। ये काम तो अच्छा किया गया है, लेकिन जो ये पार्क से यहाँ से हटाया गया है, ये क्या लगा आपको? ये तो बहुत, मुझे बहुत बुरा लगा था। ये शहीद की एक मूर्ति स्थापित की हुई थी, उसको तोड़ना। मैं तो कहता हूँ अगर उनका उस क्या नाम, बस स्टैंड का नाम रख दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। पर उनका स्टैचू और भी बड़ा रखना चाहिए था, छोटा मोटा स्टैचू नहीं होना था जी। कि यहाँ से छोटा सा उठा करके वहाँ रख दिया। अरे ऐसे शहीद के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, जिसने हमारी आज़ादी के अंदर अपनी जान निछावर कर दी है, इससे ज़्यादा क्या होगा? ऐसे आदमी को तो सर माथे पे रखना चाहिए। एक छोटा सा बस स्टैंड भी कम है उसके लिए, मैं समझता हूँ। उनके नाम से तो कोई एयरपोर्ट हो इंटरनेशनल, उस टाइप के रिकॉग्निशन होनी चाहिए। चलो एनीवे, जो भी है इन लोगों का सोच है। बाकी हमारा फ़र्ज है कि हमने देश की सेवा करनी है, कोई मुंह से बोल के नहीं करनी। हम आने वाले टाइम में अपने अपने और बच्चों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, राठौर परिवार अपने बच्चों को देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये मैसेज है, आपको सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये मैसेज आखिरकार है क्या, इसको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मैं बात आपको बताने जा रहा हूं कि लॉरेंस के नाम से जिस परिवार के बड़े बेटे को चाइना जानता हो, चाइना की धड़कनें बढ़ जाती हों, आज उस परिवार के, आप सोच सकते हैं क्या क्या है इनके साथ। तो राठौर साहब, मैं थोड़ा सा बातचीत पॉलिटिकल भी करना चाहूंगा, क्योंकि आपका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है और कई मामले चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आपके बेटे वीरेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के अच्छे लेवल्स पे काम कर रहे हैं, और उनका विधानसभा जो है घरौंडा रहा है। आपने भी बड़ी बेटे को जिताने की कोशिश की, बड़ा प्रयास किया, इन बिटवीन उसमें सफलता नहीं मिल पाई। अभी मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट की बात करूं कि घरौंडा के अंदर गरीबों के मकानों को तोड़ा गया था कस्टोडियन की जगह बताकर, और आपके बेटे उत्तरांचल के चुनावों को लेकर दिल्ली में थोड़ा व्यस्त थे, और आपने वो जो कमान संभाली थी, वो एक भी बेटा तो बाप का फर्ज निभाए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा बड़ी बात है कि बेटे के लिए एक फादर खुल के मैदान में आ जाए। क्या लगा उस दिन आपको? देखो, ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू आपने छेड़ दिया। जी जी। मेरा राजनीति से कोई ज़्यादा वो नहीं है, परंतु ये बात ठीक है कि वीरेंद्र जो है हमारा एल्डर सन जो है, ही वो ही इज इन पॉलिटिक्स।
मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं रखूंगा कि इस वक्त कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक जो है, राजनीति जो है हमारे कंट्री की, वो बहुत मतलब कि गिरावट की तरफ चल रही है। राजनीति कोई एक ऐसी राजनीति नहीं रही कि जो हमारे पुराने शास्त्री जी को याद करें, इंदिरा जी को याद करें, या नेहरू जी को याद करें, या और भी हमारे अटल जी को याद करें, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करें, सरदार पटेल जी को याद करें, जिन्होंने वाकई ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया कंट्री की आज़ादी के लिए भी, और उसके बाद भी उनकी कंट्रीब्यूशन जो है काफ़ी अहम रही है। पर आजकल की जो राजनीति है वो काफ़ी गिरावट वाली है, और मैं नहीं समझता कि इसको इम्प्रूवमेंट करने की तरफ लोगों का कोई सोच है या विचार है। अब तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कि किसी तरीके से गद्दी हासिल हो जाए, उस एंगल से, या फिर इसको प्रोफेशन बना दिया राजनीति को, जो कि एक सेवा थी, सेवा भावना से लोग जाते थे। और अच्छे, आप हैरान होंगे कि शास्त्री जी का एक कुछ 3-4 दिन हुए पेपर में था कि उनके पास गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं थे, और उन्होंने जो गाड़ी खरीदी वो 5,000 रुपया लोन लेकर के खरीदी, और उस ज़माने में, और उनकी डेथ के बाद, और उनकी मिसिज ने वो लोन उतारा। आजकल तो एक एमएलए क्या, एक जिले का प्रधान बना दो आप किसी पार्टी का, उसके पास तो 1 लाख 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आ जाती है 5 साल में, समझे ना। तो वो तो दिन गए। अब तो जहाँ तक आपने वो घरोंडे वाली बात छेड़ दी, मेरा कोई राजनीतिक वो एजेंडा नहीं था कि उस दिन एक्चुअली जब फेसबुक, आजकल आप जानते हैं ये हर घर घर में बच्चे में सोशल मीडिया जो चल रहा है, वो मैं रात को देख रहा था, तो जब देखा कि वहाँ से प्रेस वालों ने उन गरीब आदमियों की जो झुग्गियाँ थी उसको कहते हैं कि उसको दिखाया, तो हाँ, प्रशासनिक कार्रवाई को। और जो प्रशासनिक ऑफिसर जो थे, तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, ये वो खड़े थे और बुलडोज़र चला रहे थे, और बड़ी भारी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जैसे आज इन्होंने बड़ा जंग जीत लिया, चाइना चाइना का बॉर्डर जीत लिया हो सारा। ये कोई तहजीब नहीं थी, और गरीब आदमियों की हाहाकार मच रही थी। तो देन आई थॉट कि भी, क्योंकि राजनीति में बैठा था, तो इस एरिया से मेरी लगाव भी हो गया, थोड़ा सा अटैचमेंट हो गई है, लोग जानते भी हैं मुझे। तो मैं इमीडिएटली आई थॉट इट प्रॉपर टू विजिट द प्लेस एंड टू कंसोल द पीपल। आप सुखीजा जी, आप भी गए होंगे वहाँ पे, मैंने देखा था कि आपने देखा होगा उस हालात वहाँ पे, जो मंजर था, मतलब कि गरीब बच्चे रो रहे थे। सिर पे क्या था उनके? झोपड़ियाँ थी। वो झोपड़ी तोड़ दी, उस 2 झोपड़ियों तो आग लगा दी। उनको इतना ही नहीं पता कि आगजनी कितना सीरियस ऑफेंस है। वो उनके आग लगा भाई, ऊपर से आदेश आ गए, कोई ना कोई आदमी, कोई पॉलिटिशियन या कोई ऐसा आदमी, कोई बड़ा आदमी, कोई ठग, और मैं समझता हूँ कि जो करप्ट आदमी होगा, जो वो उस प्रॉपर्टी पर नज़र होगी, और गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट में खड़े होंगे, वो उन लोगों को खाली कराना, 40-40 50-50 साल का उनका कब्जा था। और जो हालत उन गरीब आदमियों की थी ना, देख के रोना आता था। मैं तो उस एंगल से गया था, उनकी सपोर्ट करने, उनकी मदद करने, उनकी हेल्प करने, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। 2-2 दिन से बच्चे रो रहे थे, नंगे पैर, सर्दी में हमारे से कपड़े डाले हुए, ठंड लग रही थी, उनके बच्चे नंगे पैर और बगैर कपड़ों के घूम रहे थे। जो छोटे मोटे कपड़े थे वो उन्होंने मशीनों के नीचे कुचल दिए थे, और उनको बिल्कुल बेघर कर दिया, बिल्कुल छत के, विदाउट एनी रूफ, दे वर जस्ट सिटिंग ओवर देयर। तो ऐसे हालात को देख के बड़ा दुख आया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर उन्होंने उसको निकालना था या उस जगह को खाली कराना था, उनको अल्टरनेटिव जगह देते गरीब आदमी को। एक तरफ एक तरीका इस्तेमाल करते, ये थोड़ी है। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि छोटा लॉयन आ जाएगा वहां पे। नहीं आने तो, देखिए बात यह है कि इनजस्टिस के लिए तो हमारी आवाज़ उठती है, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो या पॉलिटिकल हो। मैं तो नहीं हेजिटेट करता, अगर कोई कमी है तो मैं बोलूँगा। मुझे कौन रोक सकता है? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिया है।
और अगर ये जाति करेंगे तो आवाज़ उठाना तो हमारा फ़र्ज है। अगर हम गरीबों के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर और किसके लिए खड़े होंगे? अमीरों के लिए तो सारी दुनिया खड़ी होती है, तो गरीबों के लिए भी सुनना चाहिए ना। पर हाँ, इस कंट्री के अंदर वो व्यवस्था नहीं है कि जो किसी की सुनवाई हो। यहाँ तो ज़बरदस्ती हर चीज़ के अंदर करप्शन है, भेदभाव है, छोटा बड़ा है, जातिवादी है, यही इस कंट्री में रह गया और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। राठौर साहब, पेगस का मामला दोबारा फिर से आज सुर्खियों में है, ये क्या चीज़ है? वेगस तो मैं हैरान हूँ इस बात से। आज भी हम सुबह उठ के जब देखा मैंने, तो ऑल दो इट वाज ए ओल्ड स्टोरी, पहले भी उठा था जी। और फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी मेरा ख्याल गया हुआ है, स्टिल मैटर स्टिल पेंडिंग। पर अब दोबारा से फिर ये इसके अंदर कोई एविडेंस कलेक्ट हुआ है जिससे एक तरह पेगस जासूसी का एक इंस्ट्रूमेंट है ये। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि भी आप, मैं तो आज सुब्रमण्यम स्वामी जी का स्टेटमेंट सुन के हैरान हो गया कि वो तो मौजूदा सरकार के एमपी हैं। वो ये कह रहे हैं कि भी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, माय गवर्नमेंट सीम्स टू हैव मिसलेड द सुप्रीम कोर्ट, को वहाँ गलत इन्फॉर्मेशन दी कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, गलत है, प्राइमा फेसाई प्रूव हो रहा है। ये सुब्रमण्यम स्वामी जैसे आदमी बोल रहे हैं। ही इज ए लर्नड मैन, बट आई रियली अप्रिशिएट द एक्शन ऑफ दिस मैन, और इसकी स्टेटमेंट को मैंने अप्रिशिएट किया। अब ये इट इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग सुगेजा जी। पैगासस मीन्स मिल जासूसी करना। जासूसी करना आज पेपर के अंदर है कि इन्होंने सिर्फ अपने पॉलिटिकल राइवल्स के नहीं, अपने भी पार्टी के आदमियों का, ओपोजिशन की पार्टी के आदमियों का, प्रेस का और इवन जुडिशरी का। आप हैरान होंगे, जुडिशरी के अंदर भी ये जो है ना, ये जासूसी कर रहे हैं। तो आप ये बता दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रख दी सरकार ने। चाहे कोई भी सरकार हो मेरी तरफ से, अगर किसी भी सरकार में होगा, कांग्रेस की में होगा, तो मैं वो बोलूँगा भाई वाहियात काम कर रहे हैं ये। इससे ज़्यादा जुर्म, इससे ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो ही नहीं सकता। अगर कोई और कंट्री में ऐसे हो जाए तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ही गिर जाए, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसी के कान पे जूं भी नहीं सिरक रही। ये तो परवाह ही नहीं करते इस बात की, क्योंकि रीज़न बीइंग कि अब मान लीजिए एक सुप्रीम कोर्ट जज है, अब उसकी जासूसी कर रहे हैं। इसके पीछे ये नहीं है कि भी जासूसी कर रहे हैं कि मामूली जासूसी है, नो। उस सुप्रीम कोर्ट के जज को अल्टीमेटली ब्लैकमेल करेंगे उसकी जासूसी करके। ये कितनी बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जुडिशियल सिस्टम जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया। एग्जेक्टिव, जुडिशरी, प्रेस और जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, ये तुम्हारा सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। पर इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर देखिए, कंट्री के लिए कि ऑर्डनरी आदमी नहीं समझता इस बात को, आम आदमी तक ये बात नहीं है। और जो पढ़े लिखे भी जो है ना, इंडियन जो हमारे पार्टी से जुड़े होते हैं, वो बगैर मतलब कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, वो उसको फॉलो करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, प्रेस पे बिठा देंगे। ऐसे ऐसे सारी प्रेस, सारी सारी इंडिपेंडेंट प्रेस होनी चाहिए, उसको भी इन्होंने उड़ा कर रख दिया, कंजे में कस लिया। आप लोग एक सच्चाई को दिखा ही नहीं सकते, आप में हिम्मत ही नहीं है। अगर बोलोगे तो आपके खिलाफ केस बढ़ जाएंगे, अगर मैं कुछ बोलूँगा मेरे खिलाफ केस बढ़ जाएगा। अरे ये कोई कंट्री है यार, ये कोई किसी इस मुल्क में रह रहे हैं। पेगासस इज वेरी वेरी सीरियस मैटर, वेरी वेरी सीरियस मैटर। अगर अब मान लीजिए जुडिशरी अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एग्जेक्टिव शुड नॉट इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ द जुडिशरी, बट हेयर इज थिंग्स हैव रिवर्स बैक। जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रही है। आज मैं बोल नहीं सकता था, मुझे रिस्ट्रिक्शन है एज ए लॉयर कि भी मैं कुछ बोलूं, पर मैं ये समझता हूं कि इन लोगों की इंटरफियरेंस की वजह से जुडिशरी जो है
में भी गिरावट काफ़ी हद तक आ चुकी ये है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन आपने अपने आप ही कर दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ। जी। अगर आप ये मेरे से पूछें, इट इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। मैं ये नहीं, मैं एक बीइंग ए लॉयर, आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग derogatory against the judicial system, but being a citizen of the country, being a responsible man, जो कि इस जुडिशल सिस्टम को नज़दीकी से देख रहा है, उसके बारे में अगर मुझे कुछ कहना पड़ जाए, अपनी पर्सनल ओपिनियन देनी पड़े, तो मैं आई विल नॉट हेजिटेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर जब आप देखिए कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ एट लीस्ट इन आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल, हमारे 4 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कभी सुना था आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये बहुत बड़ा बवाल था। बवाल था। अगर जुडिशरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जुडिशरी तो वो थी जब ये हम आज़ाद हुए, जब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी कि आप जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट के जज तो क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता था, कोई मिनिस्टर नहीं मिल सकता था, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। जुडिशरी के किसी भी काम के अंदर कोई भी पॉलिटिकल आदमी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता था। पर मैं आपको आज के दिन ये बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि जुडिशरी में भी फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म एंड कास्टिज्म हावी हो चुकी है, और इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिशियंस। इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं रही हमारे कंट्री की। दोस्तों, कुछ भी इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं बताऊंगा जाने से पहले। अंत में राठौर साहब, आप हमारे जितने व्यूवर्स हैं, देश की जनता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि जहाँ आप लोग कोई भी इनजस्टिस कंट्री में देख रहे हो, अगर जुडिशियल सिस्टम के अंदर कमी देख रहे हो, तो आप लोग आवाज़ उठाइए, समझे? और अगर पॉलिटिशियंस गलत काम कर रहे हैं, उनके झंडे मत उठाइए, कोई भी पार्टी हो। तो ये अगर आप कंट्री को बचाना चाहते हैं, तो नहीं तो टाइम दूर नहीं है कि जब जो है आप जुडिशरी को ये देखोगे कि अब भी हम देखते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, आई कैन कोट सो मेनी एग्जाम्पल्स, जबकि जुडिशरी जो है तंग आकर के एग्जेक्टिव के मामलों के अंदर इंटरफेयर करने लगी। अदरवाइज जुडिशरी इज नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द एग्जेक्टिव। गवर्नमेंट जो कर रही है वो करे, जो जुडिशरी कर रही है, तो गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं। पर मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं इन जुडिशियल सिस्टम के अंदर आकर के। आज के दिन जुडिशरी के अंदर भी पॉलिटिक्स घुस गई है, ईयर मार्क हो रहे हैं बाकायदा, ये फलानी पार्टी के जज हैं, ये फलानी जज हैं, ये फलानी पार्टी से बिलोंग करते हैं। दुर्भाग्य हो रहा है ये बहुत। दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आप समझे? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बात छेड़ ही दिया आपने, आपने सेंसिटिव इशू छेड़ दिया, और जबकि मैं बीइंग ए ब्रदर ऑफ ए सोल्जर जिसने हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ, वो अगर मैं चुप रहूंगा ना, तो मैं समझता हूँ मैं अपने कंट्री के लिए इनजस्टिस कर रहा हूँ। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आए जिसके अंदर मान लीजिए कन्विक्शन हो गई नीचे से, और हाई कोर्ट के अंदर अपील जो थी, 2 महीने के बाद वो इक्विटल का ऑर्डर लेके आया है मेरे पास। मैंने कहा ये क्या होगा, अभी 2 महीने में कैसे हो गया? मतलब 10 साल में नहीं अपील फैसला हो रहा है। कहना जी सीएम साहब ने जो जज लगाया था ना, उसको डायरेक्शन दी थी मेरे बारे में, मेरा आदमी आ रहा है, इसका काम जल्दी से होना चाहिए। कहे फटाफट 2 महीने में अपील
और गरीब आदमी 15 साल 20 साल तक भटकता रहे, नहीं निकलेगी। तो देर इज लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। अब आप फिर आपने सेंसिटिव इशू छेड़ दिया मुझे, मैं बोलना नहीं चाहता था जी। कि गरीबों के लिए कोई जुडिशरी नहीं है, हाँ, कभी आप गलत कोई फहमी में कानून रहो, नहीं है, नहीं है। अब कोई कल इंसाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सिस्टम काफ़ी गिरावट में आ गया। सब कुछ था यहाँ, हमारी बेस्ट वर्ल्ड के अंदर कंट्री जुडिशरी थी, पर अब मैं ये कहूँ कि वर्ल्ड अब बहुत नीचे गिरावट में आ गई है, बहुत ही नीचे गिरावट में आ गई। आप मुझे बताइए कि आपको पता नहीं है कि भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, एक छोटी सी पोस्ट, हाँ, राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा के मेंबर। राज्यसभा हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अरे प्राइम मिनिस्टर तो उसको मिलने के लिए भी 10 बार चांस जाए, हाँ, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। नहीं मिलती। कोई वक्त था चीफ हाँ, जस्टिस जी। और सेशन देखा आपने इलेक्शन कमीशन का, उसके पास किसी की हिम्मत थी जाने की। पर अब सेशन की जगह अब इलेक्शन कमीशन जो है फिर पीछे पीछे घूमता है, बाबूजी बताइए मैं क्या करूं। क्या करूं, जैसे तो पंजाब में। इस वक्त कंट्री जो है ना बहुत ही गलत फेज में गुजर रहा है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ चुकी, जुडिशल सिस्टम की धज्जियां उड़ चुकी, आपके इस वक्त हाँ, हमारी प्रेस प्रेस की की भी। धज्जियां उड़ चुकी, जी। इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ गई, जी। और जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो है ही नहीं। लोगों को तो सिर्फ ये है, किसी ने अजी राम मंदिर बन गया, चलो जी जी। अगर आपने हिंदुइज्म का नारा नहीं लगाया तो जी, अगर आप देशद्रोही हो गए। अगर मैं राम को, अगर मुझे सिखाओगे क्या सुखीजा जी, राम का नाम, अगर आपने मंदिर तो हमारे पुराने राजे महाराजों ने बनाए अपने टाइम में, पर उसके ऊपर राजनीति तो किसी ने नहीं करी। वो तो एक धर्म को प्रमोट करने की बात है, यहाँ राजनीति करते हैं। चलिए दोस्तों, अंत में एक क्वेश्चन तो बनता ही है। राठौर साहब, ये चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, प्रोग्राम आपको कैसा लगा? प्रोग्राम तो अच्छा है, इस प्लेटफॉर्म से कम अपने दिल की बात तो सामने पब्लिक के रख सकते जी, हैं, दिल समझे का ना, दर्द बाहर आ जाता दिल है। का दर्द बात आता है। जी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए इस कंट्री को बचाने के लिए, इस कंट्री के वेलफेयर के लिए। बिल्कुल सुखीजा जी, इंडिपेंडेंट हो जाओ। अगर मेरे में कमी है तो उजागर करो, अगर किसी और में कमी है उजागर करो। ये मत डरो यार, पता नहीं इस रूलिंग पार्टी से मुझे नुकसान हो जाएगा, या या कुछ नहीं फायदा हो हो सकता, जाएगा। कुछ नहीं होता। जी। ये सब करप्ट आदमी, भ्रष्ट और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ राजनीति हो चुकी है, समझे। आपको शायद याद होगा, जब मुझे किसी पार्टी से मत जोड़ देना कहीं में कहीं, जी। जी। मैं श्रोताओं से भी कह रहा हूँ, मैं आपको किसी भी पार्टी राजनीतिक पार्टी से नहीं पार्टी से नहीं जोड़ते। जोड़ो। मैं जी, तो, आप जुड़े ही नहीं है तो हाँ जोड़ना क्या है हाँ, जी। मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। जी। और जो हालात आपने जुडिशल सिस्टम के बारे में मेरे से राय ली, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, पर नहीं, मेरे पर रिस्ट्रिक्शंस है, बीइंग ए मेंबर ऑफ जुडिशल सिस्टम। वो जो पट्टी आँख पे लगी होती है न्यायमूर्ति की, हाँ जी, हाँ जी, अब वो मुंह पे लग गई वो सब कुछ लगी है अब। है। अब तो ये सिलेक्शन ऑफ वो जजेस, मास्क, जैसे मास्क लगा दिया ना जी, हाँ जी, वैसे ही अब तो बोलना नहीं है। अब तो लोग बाग भी जो इससे डल गए हैं। अब आप हैरान होंगे, लोग आते हैं ना हम्म। हमारे पास क्लाइंट, तो मुझे बड़ा झटका लगता है, और मेरे से भाग जाते हैं वो लोग। भाग जाते हैं छोड़ के, क्योंकि हाँ, पहला सवाल ये होता है कि बाबूजी पैसे कितने दोगे? इस जज का आदमी कोई कौन है। है कोई आदमी? अब बताओ, उस जज का आदमी ढूंढूं मैं। ढूंढ गया, अपना काम करूँ या मैं जज तू का आदमी ढूंढूं? तू लिफाफे ठा, तू जज का दफा हो आदमी जाए। ढूंढ जाया है, तू दफा हो। क्यों। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो राठौर साहब, आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी सुखीजा साहब। सो नाइस ऑफ यू कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी दिल की बात लोगों के तक पहुंचाऊं। वो मैंने पहुंचा दी, और किसी का मैं अपने दिल नहीं दुखाना चाहता इन पॉलिटिशियंस का, जी। पर यह जरूर कहूँगा कि हम इस मुल्क के लिए हमेशा एटलीस्ट, अगर मेरी नेक्स्ट जनरेशन को कह के जाऊँगा कि मुल्क की रक्षा के लिए खड़े रहना भैया, अपनी आवाज़ को बुलंद रखना, जहाँ गलत काम हो रहा है उसको उजागर करो, और इतनी हिम्मत होनी चाहिए। और
अदरवाइज ऐसा ही जिंदगी में आए या नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं, आप जिंदगी में आए, कुछ किया नहीं किया, ऐसे ही चले गए, आपके जीवन का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, जाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, अगर हमने आपको बात ही नहीं बताई फिर ये प्रोग्राम का फायदा ही क्या हुआ। बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको। जिस देश की सुप्रीम यानी सर्वोच्च न्यायालय मीडिया के पास चली जाए अपनी दुखों को लेकर, दर्द को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, आप सोच सकते हैं आज वही मीडिया एक शिकंजा, ऐसी ये देखिए मेरी आईडी है और ये शिकंजा मीडिया को कसने की तैयारी में है। दोस्तों, इस बात को हल्के से मत लेना, खासतौर पर पत्रकार वर्ग, मीडिया वर्ग, शिकंजा टाइट होने जा रहा है और उस पर काम चल रहा है तेजी से। इससे पहले कि शिकंजा यानी कि वो टाइगर का जो मुंह है वो मीडिया को जकड़ ले, तो मीडिया को अपना रंग रूप सब दिखा देना चाहिए। और मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है जो गलत का विरोध करता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। एक पॉलिटिकल बात बता देता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल देर रात को गुड़गांव के नगर निगम कार्यालय में छापामारी की। छापामारी मुख्यमंत्री ने की, वहां की व्यवस्थाओं को जायजा, और हम चाहेंगे एक बार करनाल का नगर निगम भी मुख्यमंत्री जी स्वयं चेक कर ले, हो सके तो हमसे बात कर ले, हम उनको हर चीज सच्चाई के साथ बता देंगे कि आखिरकार नगर निगम करनाल में हो क्या रहा है। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास हुईजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।